ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के इस एपिसोड नंबर 2 में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और बाकी ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो कि आपने एपिसोड 1 में पढ़ा है उससे रिलेटेड। 3 सवाल पूछूंगा, तीनों के आंसर कमेंट कर देना। देखते हैं पहले कौन आंसर करता है। पहला क्वेश्चन है कि मायोपिया वाले पर्सन को अगर मुझे करेक्शन करना है तो उसके लिए कौन सा लेंस देना पड़ेगा, उसको कौन सा लेंस चाहिए। दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया वाले बंदे को कौन से लेंस की जरूरत है। तीसरा सवाल ये है कि अगर मुझे प्रेस बायोपिया अगर किसी बंदे को हो गया है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करूंगा। एंड ये बताना है अगर 2 लेंस होंगे तो ये बताना है कि ऊपर वाला लेंस कौन सा होता है और नीचे वाला लेंस कौन सा होता है। तो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 करके इसका आंसर आप दे देना। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से सुन लो। मैंने बोला मायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करते हैं और प्रेस बायोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं। एंड उसके जो लेंस ऊपर नीचे कौन से होते हैं वो भी बताने हैं। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर देता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बेसिकली देखो रिफ्रैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं लाइट वाले चैप्टर में। चैप्टर का नाम ही था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो बड़ा आसान था, रिफ्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन और प्रिज्म हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वहीं पे ग्लास प्रिज्म डाल देते तो आप तो डर जाते कि ये क्या है। कभी कांच का ग्लास जो है वो गोल चकोर टाइप का दे रहे हैं, चकोर मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का दे रहे हैं, और कभी ये प्रिज्म बना के ट्रायंगल टाइप का दे दे रहे हैं, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। मैं अगर प्रिज्म में एक लाइट डालता हूं ना तो उसके अलग अलग कलर्स हो जाते हैं, वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है, लाइक अ रेनबो, रेनबो की तरह लगती है। और उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म क्या होता है। मतलब अगर प्रिज्म है तो उससे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना कैसी होती है। तो सबसे पहले तो ये बात समझना है कि प्रिज्म होता क्या है। तो देखो यार, प्रिज्म क्या होता है। आप अगर साइंस लैब में जाओगे तो आपको देखो, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, ऐसे करके 3 रेक्टेंगल मिलेंगे और एक ट्राइंगल आगे होगा और एक ट्राइंगल पीछे। तो प्रिज्म क्या होता है, बेसिकली कांच का ग्लास जैसा होता है, उसमें 3 रेक्टेंगल हो गए, 1 2 3 है ना, नीचे भी एक है, तो 3 रेक्टेंगुलर ग्लास हो गए और सामने सामने 2 ट्राइंगुलर ग्लास हो गए। इस तरह से उसमें होता है। तो जो प्रिज्म है उसको ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है। ट्राइंगुलर क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जैसा होता है इसलिए। और उसमें 2 ट्राइंगुलर बेसेस होते हैं, एक सामने ट्राइंगल और इसके पीछे भी ट्राइंगल होता है। और रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। लेटरल सरफेस समझते हो, लेटरल इन द सेंस की थोड़ा सा, मतलब एक तरह से मान सकते हो कि लेटा हुआ, मतलब चिपका हुआ एक सरफेस है। बेसिकली आगे ट्राइंगल पीछे ट्राइंगल और 2 ऐसे रेक्टेंगल, 1 2 और तीसरा नीचे। तो लेटरल सरफेस, लेटरल का मतलब होता है साइड में, मतलब साइड में कुछ सरफेस है, ग्लास बने हुए ग्लास के सरफेस रेक्टेंगुलर, उसको कहते हैं 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है। और ये इंक्लाइंड भी होते हैं। इंक्लाइंड मतलब समझते हो कि झुके हुए। ये जो यहाँ पे ये वाला ग्लास है रेक्टेंगुलर, क्या ये सीधा है, नहीं, ये तो थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये वाला भी थोड़ा झुका हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें हमें मार्क करनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, अगर मैं लाइट रे इसमें डालूं तब क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। पहले तो ये समझना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। तो यार देखो, जो ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये और एक ये, तो ये दोनों रेक्टेंगल जब आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेस, जो लेटरल फेस है 2, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है। बेसिकली ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल भी कहा जाता है इसको। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहली चीज ये कि एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब सिंगल, यानी एक, जैसे आप हो सिंगल, और क्रोमेटिक यानी कलर, सिंगल कलर वाली लाइट, ऐसी लाइट जो कि सिंगल कलर हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि व्हाइट लाइट भी सिंगल कलर है, बट ऐसा नहीं है। व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। विबग्योर जो रेनबो हमने पढ़ा है उससे मिलकर के बना है व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जो है वो कभी भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, क्योंकि 7 कलर से बनी है इसीलिए। दूसरा पॉइंट है, एक प्रिज्म बेंड करता है रेस को बेस की तरफ, ये आगे समझ आएगा, दोबारा से मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट। अब एक एंगल डी होता है, एंगल डी को हम कहते हैं एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये भी आगे बताऊंगा, अभी यहीं पे बताऊंगा, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी ना, यहीं पे बताऊंगा। डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, जो एंगल डी है ना वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है। रेड, जो रेड वाला कलर है वो बेसिकली आंख में सीधा पड़ता है, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आंख में सीधा पड़ता है। अगर मान लो किसी ने रेड लाइट जलाई तो सीधा आंख में पड़ता है, तो
वो डेविएट नहीं हो रहा ना, डेविएट इन द सेंस ये भटक नहीं रहा ना, इधर उधर तो नहीं जा रहा ना, सीधा आंख में जा रहा है। तो सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है, सबसे कम अपने पाथ से कौन भटक रहा है, सबसे कम भटकना, उसे डेविएशन कहते हैं। डेविएशन यानी भटकना। तो सबसे कम कौन भटक रहा है, रेड। तो रेड जो है वो लीस्ट डेविएशन, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, जबकि वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। अगर वॉयलेट को यहां जला दिया ना तो वॉयलेट डेविएट कर जाएगा, ऐसे अज्यूम करो। और ये कैसे पता चला मेरे को, देखो विबिग्योर आपने पढ़ा है, तो जो वी है यहाँ पे इसका जो हमारा डेविएशन का एंगल है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। और जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे कम होता जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम ये समझते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे प्रिज्म के अंदर हम रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो सपोज अब मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा 3D टाइप का बनाऊंगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगा सिर्फ ट्रायंगल, अब ज्यूम कर लेना कि वो 3D में है, ठीक है, मतलब उसको मैं सामने से देखूंगा। तो ये रहा मेरा प्रिज्म, इसको मैं सामने से देखूंगा। तो ये जो प्रिज्म है जिसपे टिका हुआ है उसको हम कहते हैं बेस। ये जो नीचे वाला जो सरफेस है ना इसको हम कहते हैं बेस, जो कि बेबी को बहुत पसंद है ना। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एयर है, हम पता इसलिए तो हमें पहले से पता है, और ये ग्लास है क्योंकि ग्लास का प्रिज्म है इसलिए ग्लास है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइट को एंटर कराऊंगा। तो मैंने लाइट को एंटर कराया, रिफ्रैक्शन करना है ना तो लाइट तो एंटर कराना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इस सरफेस से मैंने बनाया नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये मैंने बनाया नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल, ठीक है। और ये जो लाइट जा रही है इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। जब लाइट जाती है अंदर कहीं तो इंसिडेंट रे बोलते हैं उसको, ये चीज तो कॉमन है, ये तो हमें पता है। अब एक चीज मेरे को बताओ, एयर यानी कि रेयर मीडियम और ग्लास यानी डेंसर मीडियम, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो जब लाइट की रेज एयर से ग्लास में एंटर करती है तो नॉर्मल की टुवर्ड्स मूव करती है, नॉर्मल की तरफ मूव करती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बताओ मेरे को। नॉर्मल की तरफ मूव करती है, यानी कि जो लाइट एयर से ग्लास में जब एंटर कर रही है तो नॉर्मल किधर है, इधर। तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। अगर तो ये रेयर मीडियम होता, ये वाली रेयर मीडियम होती तो नॉर्मल से अवे मूव करता, बट क्योंकि ये रेयर से डेंसर में गया है, जब भी लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तब वो मूव करता है नॉर्मल की तरफ, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह से मूव कर गया। अब यहां पे भी एक नॉर्मल बनेगा, यहां पे भी एक नॉर्मल बनाया मैंने। अब देखना एक चीज, मेरे को एक बात बताओ कि नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम आई बोलते हैं। तो यही आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो समझ आ गया। अब इंसिडेंस यहाँ हुआ है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ऐसा ही तो होता है ना भाई, दो मीडियम होते हैं अलग अलग, यहाँ पे अगर आई बन रहा होता तो यहाँ आर बन रहा होता है। तो ये जो आर है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो हमें ये समझना है कि यार ये जो लाइट है ये एंटर तो कर गई अंदर, अब ये ग्लास है और बाहर क्या है, एयर, और अब लाइट रेज अंदर है तो लाइट रेज डेंसर मीडियम के अंदर है। अब ये डेंसर से इसको रेयर में जाना है, डेंसर से रेयर में जाना है। तो अगर इसको डेंसर से रेयर में जाना है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा, है ना। ये चीज हमें पता है कि भाई डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी इस तरफ, ठीक है, मूव कर गई। अब ये भी नॉर्मल है, ये वाला भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल और जो बाहर जो लाइट एंड में निकली, इमर्ज हुई, बाहर जो लाइट इमर्ज हुई, ये जो देखो यहां से जो ये लाइट गई है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकली है ना इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब बाहर इमर्ज हुई है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज होना यानी बाहर निकलना, इमर्जेंट रे। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ई। ई मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ बाहर निकलने वाला, जो बाहर निकलने वाला जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है। ये भी चीज समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि जो लाइट है वो ओवरऑल कितना मतलब डेविएट हुई। जो लाइट अगर मान लो मैंने ऐसे करके एंटर कराई थी, इस लाइट को ऐसे एंटर करा था ना, मैंने इधर से एंटर करा था, तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, यहां से यहां तक सीधा जाना चाहिए था।
बट ये बेचारी गई कैसी, ये लाइट को, इसको बेचारे को इधर से उधर मार पीट के कहाँ भेजा, नीचे भेज दिया, इधर भेज दिया। तो ये वाली जो रेस जा रही है, ये वाली और ये वाली जो रेस जा रही है, इसके बीच में भी तो कोई एंगल बन रहा होगा, यानी कि लाइट रेस को इधर जाना चाहिए था बट वो इधर बाहर निकली, इधर जाना चाहिए था बट इधर निकली। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको पीछे पहले मिलाना पड़ेगा आपको, इसको पीछे मिलाना पड़ेगा। तो ये जो गैप है, जितना ये इसने अपने पाथ से डेविएट करा, उसको हम कहते हैं डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। ये समझना बहुत जरूरी है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान से समझ लेना। फिर से देखो, लाइट रेस को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, बट वो गई कैसे, ऐसे निकली। तो यार वो कितना भटक गई अपने अपने रास्ते से, पहले इतना जाना चाहिए था उसको, पर वो इधर गई, तो वो अपने रास्ते से इतना भटक गई ना, इतना भटक गई, यानी कि जितना वो भटकी, उस भटकने के एंगल को, जितने एंगल वो ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे गई, तो जितना एंगल वो भटकी उसको एंगल ऑफ भटकना यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ये एकदम बेसिक सारी चीजें। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है कि प्रिज्म बेंड रेज ऑफ लाइट टुवर्ड्स बेस। तो देखो, रे ऑफ लाइट आई तो एंड में कहाँ गई, बेस की तरफ ही तो जा रही है, बेस तो नीचे है ना, तो बेस की तरफ ही तो जा रही है भाई, बेस ये पूरा का पूरा नीचे वाला हिस्सा है। तो जो लाइट की रेस आई वो एंड में बेस से गई, ये मतलब है इस लाइन का कि जो प्रिज्म से बेंड करती है रे ऑफ लाइट वो बेस की तरफ जाती है हमेशा। और एंगल डी आपको पता चल ही गया कि कौन कितना अपने पाथ से भटक रहा है, जितना भटक रहा है उसको उतना डी आ रहा है। वो जो डी है वो एंगल ऑफ डेविएशन है बेसिकली। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि यार ये हमने ऐसा देखा है कहीं ना कहीं कि प्रिज्म, हमारी बुक में भी है कि प्रिज्म में इधर से व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो बाहर निकलती है 7 अलग अलग कलर्स में। मतलब प्रिज्म क्या रेनबो बना रहा है, प्रिज्म के अंदर क्या बारिश हो रही है, ऐसा कुछ है। तो एक्चुअल में वो फिनोमेना है क्या, ऐसा क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हमें डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म को समझना होगा। तो ये होता क्या है बेसिकली, हम क्या करेंगे, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। डिस्पर्शन मतलब ये समझ लो आप कि मान लो मैंने क्या करा, मैं आपको लेकर के आया, आपको मैं लेकर के आया और मैंने क्या करा, आपके अलग अलग पार्ट्स इन द सेंस की, चलो आपके नहीं कर रहा, किसी और के, मतलब मैं काटने की बात नहीं कर रहा था, पहले बता रहा हूँ। मतलब मैंने क्या करा, मान लो मैं सब्जी लेकर के आया और मैंने बोला ये जो सब्जी है ना, इसमें से हल्दी, नमक और मिर्ची और चावल, सब्जी, मतलब जो भी खाना है वो सब उसमें से एक एक हर एक चीज को अलग करो। वो किस किस चीजों से बना है उसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ऐसे ही डिस्पर्शन में क्या होता है, जो लाइट है उसको मैं तोड़ करके अलग अलग कलर्स बना देता हूं, यानी कि रेनबो फॉर्मेशन जैसा। यानी कि देखो डिस्पर्शन क्या होता है, जब लाइट को हम स्प्लिट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, कंपोनेंट इन द सेंस कि किस किस का बना है, वो लाइट अकेला दिखने में अकेला लग रहा है, जैसे सब्जी और चावल, सब्जी चावल अगर मिक्स कर दे तो देखने में अकेला लगेगा, लेकिन अकेला नहीं है, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, आलू अलग कर सकते हैं, चावल अलग कर सकते हैं, जो भी चीज की सब्जी बनी है उसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही लाइट को अलग अलग टुकड़े करना, कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर्स, अलग अलग कंपोनेंट कलर्स में, बेसिकली 7 कलर्स होते हैं इसमें विबग्योर वाले, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। अब देखना यहाँ पे प्रिज्म की बात हो रही है तो हम प्रिज्म में डिस्पर्शन देखेंगे। तो मैंने ये लेके आया प्रिज्म, ये रहा हमारा प्रिज्म। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं व्हाइट लाइट को गुजारूंगा, क्योंकि व्हाइट लाइट लिखा हुआ है वहां पे, डिस्पर्शन मैं करूंगा व्हाइट लाइट का। और व्हाइट लाइट अगर टूटेगा तो अलग अलग कंपोनेंट्स, उसके 7 कलर्स बनेंगे। व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, वो 7 कलर से बना हुआ है, वो टूट जाता है, उसके हिस्से बन जाते हैं। देखो मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट छोड़ा, इस प्रिज्म में व्हाइट लाइट छोड़ा, तो ये क्या है, व्हाइट, दिस इज व्हाट, व्हाइट लाइट, ये है व्हाइट लाइट, इसको मैंने छोड़ा। अब होगा क्या कि ये जैसे ही प्रिज्म के अंदर जाएगा ये 7 कलर्स में बट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर इसके बाद ये बाहर निकलेगा तो ये थोड़ा और झुक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कलर्स है मान लो। 7 कलर्स कैसे होते हैं, तो इसमें बेसिकली विबग्योर बन रहा होता है, वी बी विबग्योर ऐसे करके उल्टा बन रहा होता है विबग्योर। जो ऊपर वाला जो कलर है वो रेड है और जो नीचे वाला है वो वायलेट है, उल्टा विबग्योर बन रहा होता है। और ये जो बैंड बना है, बैंड इन द सेंस की अलग अलग कलर्स की पट्टी बनी है, रेड की पट्टी, उसके बाद ऑरेंज की पट्टी, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो की और वॉयलेट की, जो अलग अलग पट्टी बनी है, उस अलग अलग पट्टी को हम कहते हैं बैंड। और जो बैंड, इतने सारे बैंड है, उसको एक साथ हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोला मैंने,
जो अलग अलग कलर्स है ना, उस अलग अलग कलर्स की पट्टी बन रही है। अलग अलग कलर्स की पट्टी को मैं एक साथ बोलूंगा स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? द बैंड ऑफ कलर्स ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन। बैंड ऑफ कलर यानी कि कलर्स की अलग अलग पट्टी जो कि हमें स्क्रीन पे मिली है। ये कहाँ मिलेगी? ये बेसिकली हमें मिलेगी, इसको मैंने मान लो यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, तो स्क्रीन पे मुझे मिल रहा है, ये स्क्रीन पे मुझे विब की ओर दिख रहा है। स्क्रीन क्या होता है भाई? स्क्रीन इन द सेंस कि मान लो कोई पर्दा लगा दिया आपने, या मान लो कोई सी भी चीज लगा दी आपने जो स्क्रीन की तरह एक्ट कर सकती है। प्लेन चीज आपने सामने रख दी, बेसिकली उसको स्क्रीन की तरह एक्ट करवा सकते हैं हम, वो स्क्रीन है। वहां पे हमें इंद्रधनुष जैसा कुछ दिखेगा। इसे इंद्रधनुष नहीं बोलेंगे, इंद्रधनुष तो जब बनता है जब बारिश होती है, बट यहाँ पे 7 कलर्स का कंपोनेंट स्प्लिट हुआ है, तो इसे डिस्पर्शन कहते हैं। और स्पेक्ट्रम मतलब जो बैंड्स ऑफ लाइट जो हमें दिख रही है उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यार ये डिस्पर्शन हो ही क्यों रहा है? व्हाई डिस्पर्शन अक्कर? तो इसका रीजन मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्पर्शन क्या होता है? टूटना अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यार रेड सिर्फ इतना जा रहा है, रेड इतना जा रहा है, जबकि वॉयलेट टू ही करके एकदम नीचे चला जा रहा है? क्यों है ऐसा? क्योंकि रेड जो है वो कम डेविएट करता है, जबकि वॉयलेट जो है बहुत ज्यादा डेविएट करता है। और जो जितना जिसके हिसाब से डेविएट करता जा रहा है उसके हिसाब से उसकी पट्टी बनते जा रही है ना। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिस्पर्शन होता क्यों? बिकॉज प्रिज्म बेंड ए रे ऑफ लाइट डिफरेंट कलर्स। प्रिज्म बेंड करता है रे ऑफ लाइट को, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट एंगल से बेंड होता है, जिसको आप एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं ना। अलग अलग सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है, और इसमें रेड जो है वो सबसे कम लिस्ट बेंड करता है। सबसे कम बेंड कौन करता है? रेड। मैंने बताया कि ये ऊपर है, देखो कितना कम बेंड किया, ये ऐसे करके आया ऐसे, जबकि वॉयलेट पूरा इतना बेंड कर गया। तो वॉयलेट मोस्ट बेंड करता है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि पता कैसे चला हमें कि ये व्हाइट लाइट जो है या फिर सनलाइट, सनलाइट भी व्हाइट लाइट ही होती है, वो पीली रंग की लाइट नहीं होती, वो व्हाइट लाइट ही होती है भाई। जो व्हाइट लाइट है सनलाइट बेसिकली वो भी 7 कलर्स की बनी होती है। ये चीज हमें पता कैसे चला? ये चीज हमने कैसे पता करी? तो इसके लिए न्यूटन साहब, फिजिक्स वाले न्यूटन, जो पिछली बार पढ़ा था ना न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, वही वाले न्यूटन, आइजैक न्यूटन, वही आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम आइडेंटिकल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसको जब हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स में बना हुआ है, मतलब 7 कलर से मिलकर सनलाइट बना हुआ है। न्यूटन का जो प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखो इन्होंने क्या करा, दो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि दोनों का प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ए वो सेम है दोनों का। मतलब मान लो अगर ये जो एंगल है 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही है। और इन्वर्टेड प्रिज्म लिए, इन्वर्टेड यानी उल्टे लिए। अब इन्वर्टेड प्रिज्म क्यों लिए देखना, ध्यान से समझना। यहां से इन्होंने क्या करा, एक सनलाइट डाली। तो जब इन्होंने एक सनलाइट डाली, ये है हमारी सनलाइट, और सनलाइट जो है वो व्हाइट लाइट की तरह हो गई। बेसिकली सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, उसको उन्होंने डाला। अब यहां से अलग हो जाएगा रेड, ये कौन सा कलर है? रेड। और यहां से वॉयलेट आ जाएगा, ये वॉयलेट कलर है। तो अब ये वॉयलेट जो है आगे जाएगा यहाँ पे, और ये जो रेड है ये भी आगे जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो रेज आती है, लाइट आती है, वो बेस की तरफ मूव करती है, ठीक है, बेस की तरफ मूव कर गई। अब इसको भी यहाँ पे नॉर्मल बनेगा तो ये इस तरफ मूव कर जाएगी, ये रेड लाइट जो है ये इस तरफ मूव कर जाएगी, रेड लाइट इधर मूव करेगी। एंड वॉयलेट लाइट जो है इसके एकदम मतलब यहाँ पे एकदम टच करेगी, देखना यहाँ पे एकदम टच करती है वॉयलेट लाइट जो है, यहाँ टच करती है। और यहाँ से जो बाहर लाइट निकलती है ना, बेसिकली यहाँ से जो बाहर लाइट निकलेगी वो सिंगल कलर की लाइट होगी। सिंगल कलर नहीं, वो होगी व्हाइट कलर की लाइट। सिंगल कलर तो मोनोक्रोमेटिक हो गया, और व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक होता ही नहीं है। तो यानी कि ये जो लाइट है अगेन ये सनलाइट ही है, सनलाइट, दिस इज व्हाट, सनलाइट। ये सनलाइट है और ये हमें स्क्रीन पे मिली है, स्क्रीन पे। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो एक प्रिज्म अगर आप रखोगे, मैं यहां से आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि अगर आप एक प्रिज्म रखोगे तो डिस्पर्सन होगा, बट 2 प्रिज्म रख दोगे ना तब तो डिस्पर्सन हो जाएगा। मतलब हो तो रहा है डिस्पर्सन, अंदर हो रहा है लेकिन, पर ओवरऑल अगर हम यहां से देखें, कोई बंदा देखेगा वो एक प्रिज्म वो उस तरफ देख रहा है और 2 प्रिज्म आपने चिपका करके रखे, ये आपने गैप करके नहीं रखा है। और गैप है भी तो ज्यादा नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैंने गैप रखा है। बाकी ये दोनों प्रिज्म को आपको चिपका के रखा है, एक सीधा एक उल्टा रखा है। तो अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे तो यार ऐसा लगेगा ना कि डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा, क्योंकि इधर से भी सनलाइट आ रही है एंड इधर से भी सनलाइट ही निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा। बट यहां से मैं एक चीज पता चली कि सनलाइट जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट में टूटे, रेड और वॉयलेट में नहीं टूटा।
यहाँ बीच के भी बहुत सारे कलर्स है, उसको मैंने लिखा नहीं है, बहुत सारे कलर्स है बीच के, वो भी है। तो अब इससे ये प्रूफ हुआ कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स की बनी होती है और 7 कलर्स विबग्योर होते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है कि विबग्योर कमेंट करना है। विबग्योर इन द सेंस की वॉयलेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब, अरे मैंने खुद ही बता दिया, वॉयलेट बता दिया, बाकी नहीं बताऊंगा, पहले बता रखा था बल्कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको विबग्योर की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जल्दी से फटाफट लिख दो। तो ये चीज तो समझ आई कि आइडेंटिकल प्रिज्म कैसे। अब देखो यहाँ पे 7 कलर्स कंपोनेंट मिल रहे हैं, अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं, 7 कलर्स मिल रहे हैं। अगर मैं विबग्योर, तो विबग्योर तो यार रेनबो भी बनता है ना। इंद्रधनुष जब हम देखते हैं बारिश के बाद, कभी कभी दिखता है अगर बारिश के बाद, तो उसमें भी तो 7 कलर्स होते हैं। तो अब दिमाग में ये सवाल आता है कि यार ये इंद्रधनुष कैसे बन रहा है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। तो यार देखो जो रेनबो बनता है ना वो बेसिकली डिस्पर्शन की वजह से ही बनता है। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, 7 कलर्स अलग अलग टूटना। तो भाई रेनबो में भी तो 7 कलर्स मिलते हैं, तो ये कैसे बनता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसको ध्यान से समझ लो। बाकी एनसीईआरटी में आप रीड कर सकते हो, और नहीं भी करो तो आप अपने वर्ड में आंसर लिख सकते हो, और डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना, वहां पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे रेनबो से रिलेटेड। तो रेनबो फॉर्मेशन क्यों हो रही है भाई, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, छोटा सा जो पानी की बूंद है, वो डिस्पर्शन कर रहा है, उसके अंदर डिस्पर्शन हो रहा है, वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब जैसे प्रिज्म 7 कलर्स तोड़ रहा था अपने में, वैसे जो ये पानी की बूंद है वो 7 कलर्स तोड़ रही है अपने में से। अब किस तरह से, ये देखो ध्यान से, ये सनलाइट है, तो ये सनलाइट यहाँ पर आई, सनलाइट आएगी इसके अंदर, ये सन की लाइट है इसके अंदर आई। तो जैसे ही ये यहाँ आएगी तो सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स अगर होगा सनलाइट में तो ये बेसिकली अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। इसने अपने कंपोनेंट में तोड़ा, ये यहाँ पे टूट गया कलर्स। तो ये कौन सा वाला कलर्स है, ये रेड है। जबकि जो वॉयलेट है वो ज्यादा ही डिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा ही उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है वॉयलेट का, तो वो यहाँ है, वॉयलेट यहाँ है। वॉयलेट कलर जो है वो यहाँ है, नीचे वाला जो कलर है वो वॉयलेट है। अब इसका मतलब ये है कि विबग्योर ऐसे करके बन रहा है, ये नहीं कि मतलब वी और आर मतलब 2 कलर है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। वो 2 कलर में दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं बॉर्डर दिखा दे रहा हूँ, ये वी है और ये आर है, इसका बॉर्डर है। अब यहां से जब सनलाइट अंदर गई तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम था और वाटर डेंसर मीडियम है। वाटर ड्रॉपलेट है ना, तो डेंसर मीडियम, रेयर से वाटर ड्रॉपलेट यानी रेयर से डेंसर मीडियम में गया तो रिफ्रैक्शन होगा, और डिस्पर्सन भी हुआ है। डिस्पर्सन यानी 7 कलर्स में भी टूट गया। तो स्टेप 1 क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, डिस्पर्सन दोनों एक ही साथ हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइट आई है ना, अब इसको जगह नहीं मिल रही, तो ये क्या करे, इसके लिए भी एक सरफेस है, तो अब ये यहाँ से टकरा करके ऐसे आ जाएगा, ये टकराएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, टकराने के बाद इस सरफेस पे आ जाएगा। तो ये कौन सी लाइट है, रेड। और ये वॉयलेट वाली भी टकरा करके बाहर आने की कोशिश करेगी, बाहर आ जाएगी, तो ये है कौन सी, वॉयलेट। अब ये बाहर आएगा, ये वाली लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी, है ना, बाहर आएगी ये लाइट। तो अगर ये लाइट बाहर आएगी तो ये इस तरह से बाहर आई ये लाइट, और ये कहीं ना कहीं पीछे हमें लगेगा कि ये पीछे से आ रहा है, ऐसा लगेगा कि ये रेड और वॉयलेट जो है ये पीछे से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है। तो ये रेड है और ये वॉयलेट है, ये बन गया हमारा विबग्योर। तो ये जो हमें दिख रहा है, यहां से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी आंख है, यहाँ पे हमारी आंख है, इस आंख से हम देख रहे हैं, इस आंख से हम देख रहे हैं अगर, तो हमें ऐसा लग रहा है बेसिकली इस तरह से। देखो हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेड और वॉयलेट जो है ये पीछे से आ रहा है, ये तो लाइट है, ये और कुछ नहीं है, लाइट है। हमें लग रहा है कि रेड और वॉयलेट जो है वो पीछे से आ रहा है, और सन जो है हमारे पीछे है। ये भी याद रखना कि जब आप, यानी अगर दोपहर का टाइम होगा ना, दोपहर के टाइम में सन एकदम ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे इंद्रधनुष नहीं दिखता, रेनबो उस टाइम पे नहीं दिखेगा। हाँ, सन को पीछे होना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी शाम हो जाएगी या सन पीछे होगा ना, या सुबह भी दिख सकता है, बट शर्त यह है कि सन पीछे होना चाहिए, आपके पीठ के पीछे होना चाहिए सन, तब जाकर के आपको रेनबो दिखेगा। तो सन इसके पीछे है, तो इसलिए मैंने लिखा है ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन, मतलब सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है रेनबो। ये रेनबो है, ये है रेनबो, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन बनता है। ऐसा मत करना कि इसको यहाँ पे लेके आए रेड और वॉयलेट को और यहाँ कहीं दिखाने लग गए इंद्रधनुष, तो फिर तो सेम साइड हो जाएगा भाई, सन भी उधर रेनबो भी इधर, ऐसा नहीं होता, इस तरफ होता है। अगर सन इधर है तो रेनबो इधर है, दोनों की साइड ऑपोजिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी गई है। और एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो
सन है हमारी पीठ के पीछे होता है, पीछे होता है वो। तो इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन की प्रोसेस है। देखो पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दोनों एक साथ हुआ है। रिफ्रैक्शन कैसे हुआ भाई, अलग अलग मीडियम, दो अलग मीडियम में जब लाइट रेज जाती है एक से दूसरे में तो रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्सन भी हो गया क्योंकि कलर्स में टूट गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर ही इसके अंदर यानी इंटरनली अंदर इसके रिफ्लेक्शन की प्रोसेस, टकरा के जब लाइट जाती है उसी जगह पे उसी सरफेस से, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं बोलते इसको, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। स्टेप 2 में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो बेसिकली स्टेप्स क्या है, देखो आप चाहे तो यहां से ना रिफ्रैक्शन वाले स्टेप्स को भी काट सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा है, एग्जाम में बोला है स्टेप 1 डिस्पर्सन हुआ है, स्टेप 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, स्टेप 3 रिफ्रैक्शन हुआ है, ये एग्जाम में इन्होंने दे रखा है। तो रेनबो फॉर्मेशन बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब जो अगली जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार ये तारे टिमटिमाते क्यों है, और ये कलर जो स्काई का कलर ब्लू का होता है, तो ये सारी फिनोमिनन को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं, जिसके लिए पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझना होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे देखो अर्थ की जो सरफेस है ना हमारी, ये अर्थ सरफेस है, तो जो यहाँ पे लेयर्स है अलग अलग, जो एटमॉस्फेयर है हमारी उसकी अलग अलग लेयर्स होती है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती है। ये तो छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा तो यार ये याद रखो कि एटमॉस्फेयर हर जगह पे सेम नहीं रहता। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेयर सेम नहीं रहता। जैसे जैसे मान लो ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाओगे तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर सन है, देखो सन है ऊपर, तो ऊपर हीट है, एयर मोलिक्यूल्स अगर गर्म है तो हीट, जैसे अगर मान लो एयर मोलिक्यूल है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे कोई सॉलिड जो है, सॉलिड या लिक्विड, उसके जो पार्टिकल्स है अगर पास पास है, तो अगर मैं उसको हीट दूं तो उसके पार्टिकल्स दूर होंगे। पार्टिकल्स दूर होने का मतलब क्या है कि वो जगह जो है वो खाली हो जाएगी, खाली यानी कि रेयर हो जाएगी, रेयर यानी हल्की हल्की जगह हो जाएगी। तो इसके एयर मॉलिक्यूल जो है दूर हो गए, तो रेयर और मीडियम हो गया। यहाँ पे जो मीडियम है ऊपर जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ रेयर होता जा रहा है। तो अगर मैं अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा हूं तो मेरी जो लेयर्स है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, वो रेयर होते जा रही है, रेयरर होते जा रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है अगर रेयर हो रही है, तो देखो एक चीज आपको पता है कि जब भी लाइट की रेज जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल मूव करती है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, देखो मान लो ये लाइट रेज जो है, मान लो यहाँ पे कोई स्टार है, कोई टिमटिमाता तारा है, तारा हमारा यहाँ पे है, तो इसने फेंकी लाइट, इसने अगर लाइट फेंकी, या फिर सन है, किसी ने भी अगर लाइट फेंकी, तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ठीक है नॉर्मल बना। तो ये जो लाइट है रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ वो डेंस नहीं हो रहा, अगर ऊपर जाते हुए रेयर हो रहा है तो नीचे आते समय डेंसर हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वैसे वैसे डेंस होता जा रहा है। अगर वो डेंस होता जा रहा है यानी ये वाली लेयर से ज्यादा ये वाला डेंस होगा, तो इधर ये रेयर मीडियम था और नीचे आ रहा हूं तो डेंस हो गया थोड़ा सा, यानी कि ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव कर गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, फिर उसके बाद ये रेयर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर है, और तो ये ऐसे मूव करेगा। फिर उसके बाद यहाँ भी एक नॉर्मल बनेगा, यानी ऐसे करते करते ये तो ऐसे आ जाएगा भाई, इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये जो लाइट है जो यहाँ पे थी वो ऐसे आ गई, टेढ़ी होकर के आ गई पूरी। मतलब लाइट को आना चाहिए था सीधा, बट वो हर रास्ते पे, हर जगह पे, हर जगह पर, हर लेयर्स पे, एटमॉस्फेयर की हर लेयर्स पे थोड़ी टेढ़ी होते जा रही है। लाइट रेज जो है वो यहां से इस तरह से आनी चाहिए थी, बट लाइट रेज जो है वो टेढ़ी होते जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी होते जा रही है हर बार, यानी लाइट रेज लगभग गोल जैसी लग रही है ना। और इसी की वजह से 3 फिनोमेना होते हैं हमारे नेचर में। पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी स्टार जो है वो टिमटिमाता है, वो क्यों टिमटिमाता है, तो इसी वजह से। और दूसरा जो फिनोमेना होता है वो ये होता है कि स्टार हमें नकली जगह पे दिखता है। मतलब जो आपको लगता है ना स्टार यहाँ पे, वो वहां पे नहीं होता बेटा, वो कहीं और होता है, थोड़ा सा हट करके होता है, बहुत ज्यादा हट करके। बल्कि अगर आप वहां से वहां पे जा करके एक्चुअल में नापोगे ना, तो जहां आपको दिख रहा है स्टार वहां नहीं होता। मान लो अगर आपको स्टार यहाँ दिख रहा है तो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है एक्चुअल में, वो तो हमें उसकी नकली पोजीशन दिख रही है। और ऐसा क्यों अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ आ गया। तीसरी जो प्रोसेस है जो नेचर में होती है, जो फिनोमेना होता है, वो है जब सूरज उगता नहीं है ना, उससे पहले ही हमें दिख जाता है कि उग रहा है, और जब सूरज डूब जाता है उसके बाद भी हमें लगता है कि सूरज अभी है यहीं पे, और 2 मिनट का अंतर होता है इसमें। क्या बोला मैंने, कुछ समझ नहीं आया? तो एक एक करके फिनोमेनन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन
उसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है। नंबर 1 पे जो फिनोमिनन है वो है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, यानी स्टार की नकली पोजीशन। तो सपोज ये धरती है, धरती है ही भाई, धरती पे तो रहते हैं हम, और ये हमारा बैठा हुआ है यहाँ पे झंडूलाल, इसका नाम झंडूलाल है, मान लो झंडूलाल यानी JL, JL नाम है इसका। क्या नाम है इसका? JL। तो देखो यार, ये स्टार को देख रहा होगा कहीं ना कहीं, तो अगर यहाँ पे ये स्टार देख रहा है, स्टार टिमटिमाते ओ तारे तू कहाँ है, यहाँ है, अच्छा, तो इसकी जो लाइट रेज है वो ऐसे जाएगी, जूम 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 जूम, ऐसे जाएगी, सीधा जाएगी कि नहीं? हाँ, यहाँ तक तो सीधी जाएगी, बट जैसे ही एटमॉस्फेयर की लेयर्स के अंदर ये जाएगा तो ये टेढ़ा होने लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होने लगेगा, और टेढ़ा होकर के ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा इसकी आंखों के अंदर, ये इसकी आंखें है। झंडूलाल गिरियो मत, JH यानी झंडूलाल थोड़ा ना होता है, JL मतलब होता है, तो झंडूलाल गिरियो मत भाई, वैसे भी तू ऐसी जगह पे खड़ा है जो फिसल जाएगा। तो यार देखो, ये स्टार जो है इसकी लाइट ऐसे करके गई, अब इसको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो लाइट है ना वो कहीं यहाँ से आ रही है, जूम यहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा होगा इसको। ये जो स्टार है, स्टार की ये लाइट है, उसको लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही है, इस तरह से लग रहा होगा, जबकि वो आ तो यहाँ से रही है, वो वहां पे ध्यान नहीं दे रहा। पहली बात तो उसको वो दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो सारी की सारी लाइट्स यहाँ पर आकर के उसको लग रहा है कि पीछे से आ रही है। ये लाइट अब दिख नहीं रही उसको, ये लाइट नहीं दिख रही, उसको लग रहा है कि पीछे से यहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है। तो भाई ये स्टार की जो है ये रियल पोजीशन है, बट उसको नकली पोजीशन दिख रही है, यानी एपरेंट पोजीशन है, ये वाली नकली पोजीशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीज होते जा रही है हाइट अबव द अर्थ सरफेस। डेंसिटी डिक्रीज होना यानी ऊपर जाते हुए रेयर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर जब आएगा तो लाइट थोड़ी सी डेविएट कर जाएगी। लाइट जब डेविएट करेगी, जब लाइट हटेगी अपनी जगह से, तो ये आनी चाहिए थी भाई ऐसे, इस तरह से आनी चाहिए, बट ये तो डेविएट होकर के इस तरह से ऐसे आ गई, और इस वजह से इसको लग रहा है कि ये पीछे यहाँ कहीं से आ रहा है। तो इसको स्टार की नकली पोजीशन दिख रही है, इसको लग रहा है कि स्टार यहाँ पे खुश है, मम्मी मम्मी देखो तारा हो रहा, मम्मी तारा हो रहा। अरे बेटा वहां नहीं है तारा, वहां पे जा करके दे, वहां पे तारा है ही नहीं, तारा तो एक्चुअल में नीचे है, उधर है ही नहीं, तारे की पोजीशन नकली दिख रही है भाई तेरे को। दूसरी प्रोसेस है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी झंडूलाल को लग रहा है कि स्टार जो है टिंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, जैसे उसको देख करके वो मतलब उसको प्यार हो गया और वो टिम करके टिमटिमा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं भाई। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्यों है? एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करता भाई, ट्विंकल स्टार होता नहीं है ऐसा कुछ। फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज नहीं समझेंगे, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा कभी। देखो ध्यान से समझना है एक चीज कि जो अगर धरती है, धरती की लेयर है, अर्थ सरफेस है, तो उसके ऊपर कई सारी लेयर्स है। तो लेयर्स है अगर, तो हमने ये बोला जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एयर की जो डेंसिटी है वो कम होते जा रही है। डेंसिटी कम होना यानी रेयर होते जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, जो एयर की डेंसिटी है, एयर मतलब हवा, और हवा क्या फिक्स रहती है? हवा चलती नहीं है क्या? मान लो कोई चीज आ गई वहां पे, या टेम्परेचर वेरी कर गया, मान लो सनलाइट आ गई, फिर उसके बाद सुबह रात के टाइम की बात करो, रात को सनलाइट नहीं होती, तो उस वक्त जो है हीट ज्यादा नहीं होगी ना, सनलाइट नहीं है तो हीट कहां से होगी, और हीट नहीं होगी तो फिर डेंसिटी वेंसिटी क्या देख रहे हो। और अगर सनलाइट आ गई तब एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो जाएंगे ना, तभी तो भाई डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी और वो रेयर मीडियम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिक्स नहीं रहता। अब आप बोलोगे रात को ही तो स्टार दिखता है, बट रात का टेम्परेचर भी तो अलग अलग होता रहता है, अलग अलग लेयर्स पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, और अलग अलग प्रेशर भी होता है। कि मान लो जैसे से हमें पता है ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते प्रेशर इंक्रीज होता है, ये चीज हम जानते हैं। तो फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का, अर्थ के जो अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर पे, उसके जो टेम्परेचर है और फिजिकल कंडीशन से टेम्परेचर प्रेशर, इसकी वजह से अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो डेंसिटी है वो चेंज होते रहती है। एयर की डेंसिटी चेंज होते रहती है, वो फिक्स नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे रेयर है तो हमेशा रेयर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ी डेंसर हो जाए, थोड़ा कुछ हो जाए। यानी मान लो स्टार अगर यहाँ पे है और ये बंदा इस स्टार को देख रहा है, तो ये पाथ बनाएगा। अगर ये डेंसिटी ऐसी है, अभी फिक्स है, ऐसी वाली डेंसिटी है, तो लाइट ऐसे जाएगी और फिर घूम करके इसकी आंखों के अंदर जाएगी। बट अब डेंसिटी चेंज हो गई तो लाइट सीधी जाएगी और उसके बाद ऐसे इधर से जाएगी, फिर उसके बाद इधर से जाएगी, फिर उसके बाद मान लो इधर से जाएगी। तो यार इसको ऐसा लगेगा कि स्टार यहाँ है, फिर लगेगा स्टार यहाँ है, फिर लगेगा स्टार यहाँ है। यानी कि स्टार जो अपनी पोजीशन है वहां से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, हल्का हल्का चेंज होता है। उसको लगेगा स्टार इधर ट्विंक करके आ रहा है, फिर इधर आ रहा है थोड़ा सा, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर, ऐसे लगेगा। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो अलग अलग है, उसकी वजह से रेयर डेंसर मीडियम भी चेंज हो गया ना यार।
जब रेयर डेंसर मीडियम चेंज हो गया, रेयर डेंसर मीडियम अलग अलग हो गए, हर टाइम पे चेंज हो रहा है रेयर डेंसर मीडियम, अगर ऐसा हो रहा है तो जो लाइट है, लाइट रेज है, उसका जो पाथ है वो भी तो अलग अलग बनेगा। और पाथ अलग बनने का मतलब क्या है कि पीछे कहीं और मिलता, देखो अगर ये वाला पाथ होगा तो उसको लगेगा यहाँ पे स्टार है, ये वाला पाथ होगा उसको लगेगा यहाँ पे स्टार है, ये वाला पाथ है उसको लगेगा यहाँ पे स्टार है। तो अलग अलग पाथ की वजह से अलग अलग स्टार की पोजीशन उसको लगने वाली है, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि स्टार जो इधर उधर जा रहा है, और उसको ऐसा लगेगा कि स्टार ब्लिंक कर रहा है, फ्लिकर यानी कि ब्लिंक कर रहा है, फ्लिकरिंग हो रही है स्टार की, ब्लिंक कर रहा है, टिमटिमा रहा है बेसिकली स्टार, ऐसा लगेगा। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो कीप ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग पे अंडरलाइन करते हैं ना, एग्जाम में थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो डेंसिटी ऑफ लेयर्स होता है वो भी चेंज होता रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से स्टार्स, देखो स्टार्स बहुत दूर है, हद से ज्यादा दूर है, तो वो पॉइंट सोर्स की तरह लगता है, ऐसा लगता है किसी ने बिंदी टाइप की लाइट जला दी, मतलब बहुत दूर जाके किसी ने बिंदी टाइप की लाइट जला दी, इस तरह से हमें फील होता है स्टार का, और वो पॉइंट की तरह बिहेव करने लगता है स्टार। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट का जो पाथ है वो कमिंग ऑन ए स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, पाथ चेंज हो रहा है, भाई पाथ चेंज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ स्टार की लाइट जो है, अगर सोचो सीधा आ रहा होता, सीधा अगर आता तो लाइट ज्यादा आ रही होती, लेकिन अगर मान लें टेढ़ा हो गया, इधर टेढ़ा हो गया, इसको टेढ़ा दिख रहा है, तो लाइट की जो पाथ है वो तिरछी मुर्छी हो जा रही है, तिरछी मुर्छी समझते हो कि उसको सीधा जाना चाहिए बट डेंसिटी अलग अलग है, तो टू 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 करके जा रहा है। फिर उसके बाद अगली बार टू 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 करके जा रहा है, थोड़ी देर में फिर टू 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 करके जा रहा है, अलग अलग पाथ वो बना रहा है, अलग अलग पाथ की वजह से अलग अलग लाइट दे रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट अलग दे रहा है, कभी कम लाइट दे रहा है, कभी ज्यादा दे रहा है, कभी एकदम फुल करके जल गया जुई, कभी एकदम फिर उसका जुई, ऐसे करके वो चल रहा है थोड़ा मोड़ा। तो अमाउंट ऑफ स्टार की जो लाइट है वो भी चेंज हो रही है कि कितना लाइट वो दे रहा है स्टार, और वो फ्लिकर कर रहा है, फ्लिकर करना है नहीं बदलते रहना, बदल रहा है, लाइट जो एंटर कर रही है हमारी आंखों के अंदर वो बदल रही है, और उसी को हम ट्विंकलिंग कहते हैं। लाइट कम होना, ज्यादा होना, कम होना, ज्यादा होना, इसी को तो ट्विंकलिंग कहते हैं, इसी को तो टिमटिमाना कहते हैं। इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए हमें लगते हैं, एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हमें लग रहा है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि यार जो प्लैनेट्स है ये ट्विंकल क्यों नहीं करते, मतलब ये जो प्लैनेट्स है, जो अलग अलग ग्रह है, ये टिमटिमा क्यों नहीं रहे, क्यों टुक 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 नहीं कर रहे, जबकि स्टार कर रहा है। तो ध्यान से समझना एक बात, स्टार अकेला था, एक अकेला स्टार, उस बेचारे को अकेले तुम्हें लाइट देनी पड़ रही है, वो स्टार अकेला आपको लाइट दे रहा है, ठीक है, और वही डेविएट करता जा रहा है उसी का पाथ। बट सपोज इमेजिन करो कि बहुत सारे स्टार है, बहुत सारे स्टार मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिए, मान लो ये गोल सरफेस है, दिस इज अ गोल सरफेस, ये गोल सरफेस है, ठीक है, और इस गोल सरफेस में मैंने बहुत सारे स्टार इकट्ठा कर दिए, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, तो जो बहुत सारे स्टार इकट्ठा हो गए इसको आप प्लैनेट्स मान सकते हो। क्या बोला मैंने, प्लैनेट्स इज द कलेक्शन ऑफ स्टार, मतलब ऐसा जो प्लैनेट होता है ना वो स्टार के कलेक्शन जैसा होता है, जब बहुत सारे स्टार्स को आप मिला दो तो एक प्लैनेट जैसा बनता है, एक इंडिविजुअल प्लैनेट बनता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, यहां पे कम से कम मान के चलो कि हमारे पास टोटल 10 स्टार है, वैसे बहुत सारे गिनोगे तो पता चलेगा, लेकिन मान के चलो कि 10 है, तो अगर एक बंदा लाइट दे रहा है और दूसरा वाला नहीं दे रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब इमेजिन करो कि आपके सामने किसी ने 10 टॉर्च रख दिए, और 10 टॉर्च रख दिए तो कमरे में कभी भी क्या अंधेरा होगा, एक बंदा क्या कर रहा है, अगर एक बंदा टॉर्च को चालू कर रहा है, एक बंदा बंद कर दे रहा है, तो भाई अगले वाले ने तो चालू कर रखा है ना, एक ने टॉर्च बंद कर रखा है और एक ने चालू कर रखा है, तो जिसकी वजह से चालू है, जिसने टॉर्च चालू कर रखा है उसकी वजह से तो हमें कमरे में लाइट दिख रही है ना। तो इसी वजह से जो प्लैनेट्स है उसमें हमेशा लाइट जलते ही रहती है, क्योंकि भाई हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टार बंद हो गए, कि सारे स्टार किसी में से रोशनी ही नहीं आ रही है, भाई किसी में से तो आएगी, तो जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं से आएगी, रोशनी मतलब किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है दिमाग में क्या चलता है, मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टार है वहां से जो लाइट है वो आएगी, किसी ना किसी स्टार से आएगी, सब स्टार से बेशक नहीं आ रही है पर किसी ना किसी स्टार से तो आएगी ना। तो 24 घंटे हमेशा प्लेनेट जो है उजाले में रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, और कोई चीज कभी लाइट बंद नहीं होगी और खुलेगी नहीं, चालू बंद होगी तभी तो ट्विंकलिंग बोलते हैं। बट अगर ऑलवेज चालू है तो उसको ट्विंकलिंग थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो हमेशा की चालू है लाइट, तो उसको ट्विंकलिंग नहीं कहेंगे। तो डोंट मतलब व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। तो प्लैनेट्स जो है ना वो पहली बात तो ये समझो कि बहुत पास है, अर्थ के बहुत ज्यादा पास है, हद से ज्यादा बहुत पास है,
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको शुक्र ग्रह देखना है ना, तो शुक्र ग्रह देखने के लिए उसे भोर का तारा भी कहते हैं। अगर आपको देखना है तो आप सुबह 3:30 से लेकर के 4-5 बजे, 3:30 से 4 बजे, हाँ 2-2:30 बजे कभी कभी दिख जाता है वो, आप गूगल पे सर्च कर लेना एक बार, उस टाइम पे आप उसको देख सकते हो। और किस डायरेक्शन में देख सकते हो, आप उसको पश्चिम की डायरेक्शन में देख सकते हो, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना, बाकी आपको पता चल जाएगा। उसकी फिक्स टाइमिंग क्या है, मेरे ख्याल से 2:30 से 3 बजे के बीच में उसकी टाइमिंग है, कभी कभी 4 बजे भी दिखता है। तो सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स यानी क्या, बहुत सारे स्टार जैसे दिख रहे हैं। प्लैनेट्स इज लाइक कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब जो प्लैनेट्स है उसपे बहुत सारे पॉइंट सोर्स है लाइट के। पॉइंट सोर्स लाइट यानी स्टार यानी पॉइंट सोर्स, लाइट का पॉइंट सोर्स वो मतलब होता है स्टार का। तो अलग अलग पॉइंट सोर्स है, तो अगर एक बंद हो गया तो दूसरा तो चलेगा। तो जो प्लैनेट्स है वो बेसिकली एक्ट कर रहा है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, मतलब बहुत सारे पॉइंट साइज के यहाँ पे लाइट, मतलब मान के चलो कि प्लैनेट्स में ना बहुत सारे पॉइंट साइज के लाइट रखे हैं जो टिमटिमा तो रहे हैं बेशक, बट ओवरऑल जो इफेक्ट है उसका नलीफाई हो जा रहा है। नलीफाई इन द सेंस कि उजाला तब भी रह रहा है, ये मतलब है इसका। टोटल वेरिएशन जो हो रहा है अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आईज में एंटर हो रही है, एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट, हर एक पॉइंट से जो लाइट आ रही है उसका जो टोटल वेरिएशन है, टोटल बदलाव जो है, अगर एक बंदे तो यार दूसरा तो चालू है तो उसकी वजह से दूसरे वाले का लाइट एंटर हो जा रहा है हमारी आंखों में, अगर पहले वाले का तो दूसरे वाले का हो जा रहा है, और वो सारे है तो एक ही जगह पे, वो सारे के सारे पॉइंट सोर्स। तो इसीलिए जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए। नलीफाई इन द सेंस आप ये समझो कि लाइट बंद है तो पता नहीं चल रहा, ये मतलब है इसका, नलीफाई कहते हैं उसको। और इसीलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा, नलीफाइंग ट्विंकलिंग इफेक्ट यानी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा। तीसरी प्रोसेस जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है वो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, यानी सूरज उगेगा नहीं बट हमें लगेगा कि उग गया, पहले ही लगेगा उग गया, और 2 मिनट पहले ही ऐसा लगने लगेगा। और सूरज डूब जाएगा बट हमें लगेगा कि सूरज अभी डूबा नहीं है, यानी कि जो सनराइज है वो जल्दी हो गया, और जो सनसेट है सूरज का डूबना है वो लेट हो रहा है। हमारे लिए तो लेट हुआ ना, क्योंकि हम तो 2 मिनट बाद भी देख रहे हैं, वो डूब गया बट फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं, वो अभी उगा भी नहीं है फिर भी हमें दिख रहा है। तो पहले तो ये समझना होगा कि यार ये सूरज डूबने और उगने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सनराइज का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर जो सन है उसने होराइजन को क्रॉस कर लिया, होराइजन यानी ऐसी लाइन जहां से जो हमें जो सन है वो दिखे, उसे हम कहते हैं होराइजन। एक्चुअल वो होता है, अगर होराइजन से ऊपर है तो इसका मतलब आप समझोगे कि उग गया सूरज, और अगर होराइजन से नीचे है तो इसका मतलब आप समझोगे कि अभी नहीं उगा है। तो एक केस लेकर चलते हैं, सुबह का टाइम है, अभी सूरज नहीं उगा है, सुबह का एकदम टाइम है, तो सूरज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि वो होराइजन से नीचे है, यहाँ पे हमारा सन होराइजन से नीचे है क्योंकि अभी वो उगा ही नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये लाइट भेजेगा अंदर, और ये लाइट जब भेजेगा, देखो ये अपनी लाइट सीधी देगा, यहाँ पे तो अपनी लाइट ये सीधी देगा, ये होराइजन की लाइन है, ठीक है, ये अपनी लाइट एकदम ऐसे करके सीधी देगा। तो जब ये सीधी लाइट दे रहा होगा तो ये तिरछी होकर के इसकी आंखों में जाएगी, तिरछी होकर के, और इसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहीं यहां से आ रही है, ये लाइट कहीं यहां से आ रही है, और यहां पे ध्यान से देखो ये तो होराइजन से ऊपर हो गई। अभी एक्चुअल में एक्चुअल पोजीशन ये है कि एक्चुअल में अभी सनराइज हुआ भी नहीं है, बट उस बंदे को क्या दिख रहा है, सनराइज, उस बंदे को अभी से सनराइज दिखने लग रहा है, अभी हुआ है ही नहीं सनराइज, और पहले से दिख रहा है, यानी एडवांस में उसको सनराइज दिख रहा है। अब डिले सनसेट को समझने के लिए मान लो ये जो सूरज है ये डूब गया, ये डूब गया, बट इसने इसकी लाइट आ रही है, देखो ये डूब गया तो यानी कि होराइजन से नीचे चला गया, इसकी लाइट तो आ रही है, और इस बंदे को लग रहा है अभी ये यहीं पे है, ये सूरज डूबा ही नहीं है, वो डूब चुका है सूरज, बट उसको लग रहा है अभी तक सूरज डूबा ही नहीं है, यानी कि उसके लिए तो सूरज बाद में डूबेगा ना, यानी कि जो सनसेट है सूरज का डूबना वो उसके लिए लेट होगा, यानी डिले हो जाएगा उसमें, तो डिलेड सनसेट की प्रोसेस होगी। यहाँ पे जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, ये चीज आपको याद रखना कि 2 मिनट का गैप होता है वहां पे, और 2 मिनट बाद भी दिखता रहता है, सनसेट हो गया बट उसके 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। और जब सुबह सुबह उठते हो ना तो अभी सूरज उगा नहीं है बट आपको पहले ही दिख रहा है, सूरज 2 मिनट पहले ही दिख रहा है, तो एडवांस में दिख रहा है ना आपको, यानी कि तो 2 मिनट एडवांस दिखना और 2 मिनट बाद में दिखना। डिले कितने मिनट का हुआ, 2 मिनट का हुआ, और एडवांस में कितना आया, 2 मिनट एडवांस आया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो डेटा है ना 2 मिनट, ये आपको याद रखना है। एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट का मतलब मैंने बता दिया कि एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होराइजन, जब होराइजन को एक्चुअल में क्रॉस कर जाए
तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल सनराइज या सनसेट। अगला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है वो स्कैटर्ड यानी फैलना, लाइट का बिखरना। जैसे मैंने किसी पे लाइट मारी और लाइट ढूंढू ढूंढू करके फैल गई, लाइट मारते ही लाइट ढूंढू ढूंढू करके फैल गई। लाइट का जो पाथ है वो भी दिख रहा है यहाँ तक की। तो ऐसा कहाँ होता है, अगर आपको याद हो तो कोलोइडल पार्टिकल्स यानी मिल्क, डस्ट, स्मोक, ये सब अगर मिट्टी वगैरह भर दे उसमें हम पानी के अंदर और फिर वहां से लाइट गुजारे, तो लाइट गुजारेंगे तो लाइट का पाथ भी दिखेगा और इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं ना। तो अगर स्कैटरिंग कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर होती है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग अगर कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा अगर होती है बाय कोलोइडल पार्टिकल तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम क्लास 9 में अच्छे से समझ के आ चुके हैं। कुछ नहीं होता टिंडल इफेक्ट यार। देखो आपने ये देखा है कि गर्मी के टाइम पे क्या होता है, मान लो धूप की रोशनी कैसे आ रही है किसी छेद जगह से, तो उसमें हमें ना जो डस्ट पार्टिकल्स वो हमें दिख रहे होते हैं, है ना, तो वो टिंडल इफेक्ट है। बस इतना समझ लो। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और जो स्कैटर्ड लाइट, कौन सी लाइट स्कैटर्ड होगी किस कलर की और किस कलर की नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल है उसका साइज क्या है। स्कैटरिंग पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एकदम चुन्नू साइज के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, तो स्कैटरिंग होने के बाद वो चीज हमें ब्लू दिखने वाली है, वो जगह हमें ब्लू दिखने वाली है। वेरी फाइन पार्टिकल्स अगर होगा तो वो स्कैटर्ड करेगा यानी कि बिखराएगा ब्लू कलर्स को। ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि यहीं से हम स्काई का ब्लू कलर समझने वाले हैं। मैंने क्या कहा, वेरी फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर होंगे तो वहां पे वो कलर जो बिखेरेगा वो कौन सा कलर बिखेरेगा, बिखेरना यानी कि पूरे में कौन सा कलर फैला देगा, ब्लू। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और ब्लू जो होता है ना उसकी वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू की। और जो रेड है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये चीज याद रखनी है आपको। देखो बस ब्लू का याद रख लो कि ब्लू की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होती है, रेड अपने आप याद हो जाएगा, वो याद भी नहीं रखना, बस ये याद रख लो कि ब्लू की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। वेरी लार्ज पार्टिकल, अब ये वेवलेंथ क्या होता है, तो भाई वेवलेंथ बेसिकली जो लाइट्स बन रही होती है उसके बीच में दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ये चीज हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हमने जब साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये चीज समझी थी। अब अगर देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे तो ब्लू कलर दिख रहा था, लेकिन अगर बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत ज्यादा बड़ा, तो वो कौन सा कलर स्कैटर्ड करेगा, सारे कलर इक्वल स्कैटर्ड करेगा। और इक्वल कलर स्कैटर्ड करने का मतलब यह है कि व्हाइट लाइट निकलेगी। यानी सीधी सी बात है, आप इतना सा याद रखो, अगर पार्टिकल छोटे हैं, जो लाइट है ना, जो लाइट आसपास है उससे छोटे अगर पार्टिकल है तो वो हमें ब्लू कलर्स के दिखेंगे, वो ब्लू लाइट स्कैटर्ड करेंगे, पूरे में ब्लू दिखेगा। और अगर बहुत बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो पूरे में व्हाइट कलर की लाइट को बिखेरेगा, यानी वो चीज वो जगह हमें व्हाइट दिखने वाली है। तो इसकी वजह से 5 हमें धोखे होते हैं, धोखे यानी 5 अलग अलग फिनोमिना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर ऑफ स्काई हमें दिखता है, तो वो क्यों दिखता है, तो स्काई का ब्लू कलर देखने का ये रीजन है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, तो एयर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है और फाइन पार्टिकल्स है, एयर के मॉलिक्यूल कैसे है, छोटे, और छोटे मॉलिक्यूल्स होने का मतलब क्या है कि वो कौन सा कलर स्कैटर्ड करेंगे, देख के बताओ इधर से, छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कौन सा कलर स्कैटर्ड करेंगे, ब्लू। तो इसीलिए जो कलर ऑफ स्काई है वो हमें ब्लू दिखता है। आगे ये लिखा है देखो कि जो मॉलिक्यूल्स के साइज है एयर के और जो फाइन पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे दिख रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसका साइज छोटा होता है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे छोटा, इतना छोटा है कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट यानी कि जो लाइट हमें दिख रही है उसकी जो वेवलेंथ है उससे भी छोटा पार्टिकल है ये। मतलब अगर वेवलेंथ मान लो इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ है, वेवलेंथ इतनी बड़ी है तो पार्टिकल्स इतने चुन्नू साइज के छोटे से पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल का साइज अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम है तो वो फाइन पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और वो स्कैटर्ड कौन सा कलर करेंगे, छोटे पार्टिकल्स यानी कि ब्लू कलर स्कैटर्ड करेंगे। तो ये बहुत छोटे हैं तो ब्लू कलर स्कैटर्ड करेंगे। स्कैटरिंग इज मोर फॉर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ये चीज मत समझो, इसकी कोई बात नहीं। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ये ब्लू कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, ब्लू की होगी, ब्रैकेट में ब्लू इसलिए लिखा है। और शॉर्टर वेवलेंथ तो ब्लू की ही है, वो हमें पता है। शॉर्टर स्मॉलेस्ट बात वही है, छोटी वाली, इसीलिए हमें ब्लू कलर दिख रहा है। पूरे के पूरे आसमान में हमें ब्लू कलर दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा है। रेड क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। हमें सीधी सी बात है, देखो ये क्या कह रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स है, एयर के फाइन पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो किससे छोटे हैं, वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे छोटे हैं। और छोटे पार्टिकल्स का मतलब ब्लू कलर, ब्लू कलर यानी कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, जबकि रेड का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है, वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, इसलिए रेड कलर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को वो निकालता है ना,
वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की लाइट को बिखेरता है आसपास, बड़े वाले को नहीं बिखेरता। अगर बड़े वाले को बिखेर रहा होता, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट को बिखेर रहा होता, तो रेड को बिखेर रहा होता। वो छोटे वाली वेवलेंथ की लाइट को बिखेर रहा होता है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को, जिसको ब्लू कहते हैं। इसीलिए हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिख रहा होता है। एक्चुअल में स्काई ब्लू नहीं है भाई, ब्लू दिख रहा है। ये सब धोखा है जितने भी हो रहे हैं हमें, और ये तो पहले नंबर का धोखा है। अभी 4 और धोखे देखेंगे, टोटल 5 धोखे हमें देखने हैं, जो कि हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। तो ये वाली प्रोसेस तो आपको एकदम अच्छे से देखो लिखा स्कैटर्ड ब्लू लाइट, जो लाइट ब्लू वाली फैली है पूरी जगह पे, पूरे आसमान में, एटमॉस्फेयर में जो ब्लू लाइट फैल गई है, वही ब्लू लाइट तो हमारी आंखों में आती है और वही हमें दिखती है ब्लू। तो हम कहते हैं स्काई इज ब्लू, ऐसे करके हम बोलते हैं स्काई ब्लू है। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रही है ना, इसलिए। नंबर 2 पे जो है वो है इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। सपोज करो कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं है इसका मतलब क्या भाई? एयर ही नहीं है, और एयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी नहीं है। अब जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, जो छोटे मोटे पार्टिकल्स है, चाहे छोटे एयर के पार्टिकल चाहे बड़े वाले पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह, स्मोक, ये सब जब है ही नहीं, अगर जो डस्ट वगैरह, डस्ट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और एयर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो पार्टिकल चाहे छोटे पार्टिकल या बड़े पार्टिकल जब है ही नहीं, तो क्या स्कैटरिंग हो पाएगी? स्कैटरिंग तो जब ही होगी ना जब पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स ही नहीं है तो भाई कैसे स्कैटरिंग होगी? तो स्कैटरिंग जब पॉसिबल ही नहीं है, तो जो हमें स्काई है वो कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, एकदम डार्क, मतलब ब्लैक रंग का। अगर अर्थ, देखो बोला अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है अगर, तो देयर वुड नॉट हैव बीन, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, नो स्कैटरिंग भाई। तो स्काई जो है हमें वो डार्क दिखेगा जब स्कैटरिंग नहीं होती। देखो अगर तो स्कैटरिंग सारे कलर्स की हो रही है तो व्हाइट दिखता है, लेकिन स्कैटरिंग गायब है, स्कैटरिंग हो ही नहीं रही। स्कैटरिंग यानी कलर फैल ही नहीं रहा भाई। कलर अगर फैलेगा नहीं तो दिखेगा क्या? कलर जब फैलेगा, मान लो आपने बहुत सारे बोतल, मान लो बोतल या ढक्कन किसी में आपने कलर ले रखा है, उस कलर को आपने ढक्कन में ही ले रखा है, उसको फैला ही नहीं रहे, तो क्या आपको कलर दिखेगा? नहीं। जब फैलाओगे तभी तो कलर दिखेगा भाई, सिंपल सी तो बात है। और तीसरी बात जो वो है, पैसेंजर अगर बहुत ऊंची हाइट पे अगर फ्लाई कर रहा है तो वहां पे भी स्कैटरिंग नहीं होती। क्यों? ऊंची हाइट पे कोई एटमॉस्फेयर है, बहुत ऊपर चले जाओ, कोई एटमॉस्फेयर है, अंतरिक्ष में चलेगा, स्पेस में चलेगा, कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो इसीलिए वहां पे जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी यानी कि वो जगह भी डार्क दिखने वाली है, एकदम ब्लैक ब्लैक काली दिखने वाले। इसीलिए स्पेस जो है हमें डार्क दिखता है, क्योंकि वहां पे कोई स्कैटरिंग ही नहीं है। अब स्कैटरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर में कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो स्कैटरिंग क्या होगी? स्कैटरिंग नहीं होगी तो भाई कलर कैसे फैलेगा? और जब कलर ही नहीं फैलेगा तो डार्क या कोई कलर कैसे दिखेगा? मतलब वो डार्क दिखेगी, वो जगह एकदम ब्लैक दिखेगी बिल्कुल। और चौथी जो चीज है वो है कि आपने ये देखा होगा कि अगर मान लो गाड़ी जो है उसको रोकना है, या जो डेंजर साइन है, डेंजर साइन यानी खतरे का जो निशान है, उसको कौन से कलर से दिखाया जाता है? रेड कलर से। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है, अब ये चीज दिमाग में छाप लेना कि रेड कलर, अगर मान लो लेजर लाइट, एक चीज मुझे बताओ, जो लेजर लाइट होती है उसके अंदर कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है कि नहीं? क्यों रेड होता है? क्योंकि जो रेड है, अगर मान लो मैंने लेजर लाइट में रेड मारी आपको रेड कलर, तो वो रेड कलर सीधा जाएगी उस पाथ को। आपने देखा कि लेजर लाइट तो खरीदी होगी बचपन में, है ना, कभी ना कभी, या फिर अभी खरीदते होंगे, तो लेजर लाइट खरीद के देखना, सीधी लाइट जाएगी, पाथ एकदम सीधा होगा उसका, कोई डेविएशन नहीं, कोई डेविएशन, हल्की सी डेविएशन होगी अगर ध्यान से देखोगे, वैसे तो कोई डेविएशन नहीं। तो यहाँ से लाइट मारो तो सीधा मुंह पे मार सकते हो लाइट सामने वाले के, है ना। तो जो रेड है, स्कैटर्ड यानी फैलना, रेड लाइट जो है वो फैलती नहीं है, वो सीधा जाती है एकदम सीधा, उसको वो फैलती नहीं है। रेड लाइट ऐसे ऐसे करके फैलती नहीं, जैसे ब्लू जो है वो फैल रही है ऐसे करके, रेड लाइट एकदम सीधा जाती है। तो जो रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर्ड करती है, सबसे कम, या फिर ना के बराबर स्कैटर्ड करती है। इसीलिए अगर मान लो यहाँ पे धुआं है और रेड लाइट एकदम सीधी जा पा रही है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ रेड लाइट है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कितनी दूर पे रेड लाइट है, और मैं रुक जाऊंगा। तो यानी डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है बाय फॉग, यानी धुएं में, स्मोक और धुएं में, मतलब जो स्मोक वगैरह ठंड के टाइम पे दिखता है उसकी बात कर रहे हैं, कोहरे वगैरह की। इसीलिए इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। मतलब सोचो अगर स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड होने का मतलब कलर फैलना, कलर फैलने लग गया तो वो ब्लू जैसा नहीं दिखने लगेगा। कलर फैलने का मतलब क्या है? इसीलिए जो रेड लाइट है उसका यूज किया जाता है ताकि सीधा दिखे, एकदम स्ट्रेट सारी चीज दिखे और पता चल जाए कि रेड कलर इतनी दूर है, ये सारी चीज पता चल जाए। अब इसकी वजह से एक और फिनोमिनन होती है, वो ये है
कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम हमें जो सन है वो पूरा रेड दिख रहा होता है, एकदम लाल में लाल। सूरज को लाल देखा है, एकदम लाल सूरज, मतलब आपका दोस्त नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, गुस्से वाला सूरज नहीं जो गुस्से में लाल दिखता है उसकी नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सन है वो रेड दिखता है आपको सुबह या शाम, तो वो क्यों दिखता है वो चीज हमें समझना है इस बार। नंबर 5 पे है कि सन जब उग रहा होता है या फिर डूब रहा होता है उस टाइम पे वो लाल दिखने लगता है, एकदम लाल में लाल। क्यों ऐसा क्यों होता है? रेडनिंग ऑफ सन सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्यों होती है? तो दो कंडीशन देखो। पहली कंडीशन ये देखो, दोपहर के टाइम पे क्या हो रहा होता है, नून यानी दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि जो सन है वो हेड के एकदम ऊपर होता है, ओवर हेड होता है सन के एकदम ऊपर। तो अब देखो सन अगर हेड के एकदम ऊपर है यानी कि जो सन है, हमारी धरती जो है वो अगर गोल है, इस तरह से गोल है, अगर गोल माने लगभग, तो अगर ओवर हेड है यानी कि पास होगी, अगर इस तरफ आ जाएगी तो दूर होगी। तो एक चीज देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जब लाइट यहां तक पहुंचा रहा है ये वाली डिस्टेंस कम है, जबकि ये लाइट अगर यहां तक पहुंचा रहा है तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन की जो डिस्टेंस है उस बंदे से वो ज्यादा है ऐसा। अब देखो जो नून है, जो दोपहर के टाइम वहां सीधी लाइट आ रही है यानी कि सारी लाइट आ सकती है, तो अगर सारी लाइट जा रही है तो सारी लाइट यानी कि 7 लाइट होती है हमें पता है, तो सातों लाइट एक साथ जा रही है, इसका मतलब कि 7 लाइट एक साथ यानी कि व्हाइट लाइट, व्हाइट यानी कि थोड़ा येलो टाइप का भी दिखेगा हमें, येलो कलर की, हल्की सी येलो, ज्यादा येलो नहीं, व्हाइट और हल्की सी येलो टाइप की हमें रोशनी दिख रही होती है, जो कि सन है वो हमें येलो या फिर येलो दिख रहा होता है सन, ये तो चीज पता है, व्हाइट या फिर येलो दिख रहा होता है, ठीक है। और कलर जो है हमें ब्लू दिख रहा होता है स्काई का, स्काई कलर ब्लू, वो तो दिन में स्काई ब्लू ही दिखता है ना भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, ब्लू स्काई इन्होंने लिख दिया। और एटमॉस्फेयर कम है इस टाइम पे, एटमॉस्फेयर कम क्यों है भाई? एटमॉस्फेयर कम इसीलिए है क्योंकि अभी गर्मी है, एकदम गर्मी का टाइम है, बिल्कुल दोपहर में गर्मी होती है, एकदम तेज गर्मी, तो सारे के सारे जो एयर्स के पार्टिकल्स है वो हट गए, यहाँ से सारे एयर्स पार्टिकल हट गए, यानी एटमॉस्फेयर कम हो गया। एयर पार्टिकल्स ही तो एटमॉस्फेयर है भाई, तो एटमॉस्फेयर हट गया, एटमॉस्फेयर हट गया तो स्कैटरिंग कम होने लगी, स्कैटरिंग यानी कलर कम बिखरने लगे, यानी सारे कलर एक साथ अब जा सकते हैं, उस बंदे के पास सारे कलर्स एक साथ जा सकते हैं, यानी उसको व्हाइट कलर्स की किरणें दिख रही है, लाइट जो है व्हाइट दिख रही है, ठीक है, और उसको सन जो है वो व्हाइट येलो दिख रहा है, हल्का सा येलो और व्हाइट टाइप का दिख रहा है। अब चलते हैं हम शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, जब सुबह या शाम हो रही है, तो सुबह या शाम जब हो रही है तो ये जो सन है ये दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। अब देखो होगा क्या कि एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर होगा, तो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के कारण जैसे मान लो, इमेजिन करो कि एटमॉस्फेयर यानी एयर्स के पार्टिकल, तो एयर्स के पार्टिकल है, अब जो कलर है सन जो है उसके अंदर से कलर निकल के आ रहा है, सनलाइट में से कलर आया, बट वो स्कैटर्ड हो गया, जैसे वो इससे टकराया एयर्स के पार्टिकल से, वो इधर बिखर गया, और सन की लाइट आई वो इधर बिखर गई, और सन की लाइट आई इधर बिखर गई, और आई इधर बिखर गई। अब ऐसा एक ही पार्टिकल थोड़ी ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सन की लाइट इधर आई इधर से बिखर गई, इधर से इधर बिखर गई, इधर से इधर बिखर गई, इधर से इधर, इधर इधर, इधर इधर, सब जगह बिखर गई, सारी लाइटें बिखर गई। तो यहाँ पे जब ये आधे रास्ते में पहुंचा, यहाँ पे आधे रास्ते में पहुंचा, तो सारी लाइट यहीं पे बिखर गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर ज्यादा यानी एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो टकरा करके सारे के सारे कलर्स, ऑल कलर्स रास्ते में ही खत्म हो गए, ऑल कलर्स फिनिश इन वे, यानी कि रास्ते में ही सारे कलर्स जो है वो फिनिश हो गए, फिनिश, अबे यार स्पेलिंग भी नहीं आती है फिनिश की, तो सारे के सारे कलर्स रास्ते में खत्म हो गए। क्यों भाई? आप इमेजिन करो यहाँ बहुत सारे पत्थर है, एयर के पार्टिकल्स है या डस्ट है बहुत सारे, एटमॉस्फेयर मतलब ये होता है ना डस्ट और एयर के पार्टिकल्स, तो सारी की सारी लाइटें टकरा करके इधर ही बिखर गई, सारी लाइटें इधर ही बिखर गई, सारी इधर ही बिखर गई। बट जो रेड लाइट है ना उसके अंदर तो पावर है कि वो बहुत दूर तक जा सकती है, तभी तो हम डेंजर साइन में उसका यूज कर रहे थे, याद है अभी पीछे जो मैंने बताया था, डेंजर साइन में उसका यूज कर रहे थे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो रेड का सबसे कम होता है, सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है, सारे के सारे बिखर करके मर मुर गए, यहीं पे खत्म हो गए सारे के सारे लाइट रास्ते में फिनिश। पर जो रेड है वो आगे तक आ पा रहा है क्योंकि वो बहुत दूर तक जाता है यार, वो लाइट स्कैटर्ड कम हो रहा है, वो फैलता कम है, उसकी स्कैटरिंग यानी फैलना कम है, वो यहाँ फैला ही नहीं इतना, थोड़ा मोड़ा फैला होगा लेकिन पूरा नहीं फैला। बाकी की लाइट जो रेड वाली है वो यहाँ पे आ गई, तो ये रेड लाइट इसको यहाँ पे दिखी, और जब इसने देखा आंखों से तो इसको ये रेड दिख रहा है, इसने बोला अरे वाह यार सन रेड हो गया,
तो इसीलिए उसको जो सन है वो रेड दिख रहा है सनसेट और सनराइज के टाइम पे, क्योंकि डिस्टेंस दूर है। डिस्टेंस दूर है तो रास्ते में सारे लाइट खत्म हो गए, स्कैटर्ड हो गए, एटमॉस्फेयर ज्यादा है इसीलिए। और एंड तक कौन आ पाया, बच के कौन आ पाया? जैसे मान के चलो रेस हो रही है, सातों के सातों लाइटों में रेस हो रही है, लेकिन 6 के 6 रास्ते में ढेर हो गए, मर गए, रास्ते में मर गए, थक गए, वहीं पे मर गए तो उसके बाद जो रेड लाइट है वो आगे तक आई। रेस कौन जीता? रेड लाइट, क्योंकि ये लंबी रेस है ना, ये लंबी रेस है। ये तो छोटी सी रेस थी तो सारे के सारे बराबर पे पहुंच गए, लेकिन ये लंबी रेस है तो रेड लाइट बेचारा जीत गया। बेचारा क्यों बोलूं, उसको तो जीता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन रेड लाइट। तो रेड लाइट यहाँ पे जीत गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है खत्म होता है थ्योरेटिकली। अब जो अगला एपिसोड जो मैं लूंगा उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे जितने भी उसको सब समझेंगे कि वो पूछने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। बट अगर आपको अब भी ये चैप्टर समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो कि आपको इस वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और अगर आपको इस वाले चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। जब आप इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।